Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Updates. Today we would be discussing about operon, particularly lac operon. This is a very important polycistronic gene regulation. So let's begin with it. As you can see, operon can be defined as is a part of genetic material or DNA which acts as a single regulated unit having one or more structural genes, an operator, promoter and regulator. कोई भी जो DNA होता है, the DNA it carries genetic material, genetic information which is crucial for cell function, right? तो ये जो genetic material है, there has to be a regulator कि ये genetic material कब translate होगा, कब transcribe होगा, कब mRNAs बनेंगे. Why do we need DNA? Because we need mRNA, we need proteins. और इनका काम क्या रहता है? Proteins are the functional molecules which is actually doing the work. हमारे सेल सिस्टम के अंदर जो भी काम होता है वो काम कौन कर रहा है? प्रोटीन कर रहा है. तो वी नीड ट्रांसलेशन, वी हैव टू डू ट्रांसलेशन. और वो ट्रांसलेशन कैसे होगा? डीएनए से एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे और वो जो ट्रांसलेटेड प्रोटीन्स होंगे उनमें फिर मॉडिफिकेशन होगा, तरह तरह के बॉन्ड्स और मॉलिक्यूलर चेपरॉन्स उनको मॉडिफाई करेंगे एंड फाइनली वी विल हैव अ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच इज़ फंक्शनल इन नेचर. एंड हमारा जो भी काम होगा रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, कोलेजन सिंथेसिस, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, वहाँ पे वो काम हो पाएगा. तो ओपेरॉन का काम सिर्फ बैक्टीरियाज में ही देखा गया है, प्रोकैरियोटिक सिस्टम्स में, बिकॉज इट इज़ अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन रेगुलेशन. पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन रेगुलेशन के बीच में अगर आपको डिफ्रेंशिएशन जानना है क्लियरली तो आप इसके पहले वाले वीडियो में जा सकते हैं वेर आई हैव इन डिटेल डिस्क्राइब्ड कि पॉलीसिस्ट्रॉन और मोनोसिस्ट्रॉन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है. बट अगर मैं यहाँ पे ब्रीफ में आपको समझाना चाहती हूँ थोड़ा, तो मैं ये बोलूँगी कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोड ऑफ एक्शन में जैसे कि लैक ओपेरॉन भी एक एग्जाम्पल है, अरेबिनोज ओपेरॉन एक एग्जाम्पल है, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन एक एग्जाम्पल है. तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि देयर इज़ वन प्रोमोटर, वन ऑपरेटर एंड देयर आर मल्टीपल mRNAs एंड प्रोटीन्स आर बीइंग फॉर्म्ड. लेकिन मोनोसिस्ट्रॉनिक जो कि यूकैरियोट्स में है, वहाँ एक प्रमोटर, एक ऑपरेटर और एक प्रोटीन बनता है. लेकिन पॉलीसिस्ट्रॉनिक में एक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल, एक प्रमोटर है, ये पी प्रमोटर है, ओ ऑपरेटर है, ठीक है, और यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ये जेड, वाई और ये ए, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ये. और इनका जब ट्रांसलेशन होगा तो ये 3 अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स बनाएंगे जो अपना अलग अलग काम करेंगे. तो जितने भी रिलेटेड प्रोटीन्स हैं एक ही बार में एक प्रमोटर और एक ऑपरेटर की मदद से पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन रेगुलेशन में हम बना सकते हैं. लेकिन फॉर एग्जांपल मोनोसिस्ट्रॉनिक में क्या, जैसे हम इंसुलिन में पढ़ते हैं, इंसुलिन हैज़ इंसुलिन अल्फा, इंसुलिन बीटा, देयर आर सब यूनिट्स. लेकिन हर एक सब यूनिट का सिंथेसिस अलग अलग प्रमोटर, अलग अलग ऑपरेटर लगेगा. एक ही प्रमोटर, एक ही ऑपरेटर सारे इंसुलिन के सब यूनिट्स को नहीं बनाएगा. वन प्रमोटर, वन ऑपरेटर विल मेक ओनली वन जीन. One gene will only transcribe one gene, translate one mRNA and make one single protein, single type of protein. This is what happens in monocystronic. And polycistronic मतलब एक जीन्स तो खैर बहुत सारे हो सकते हैं, बट एक प्रमोटर एंड वन ऑपरेटर, बट वो बहुत सारे मल्टीपल more than 2 to 3 प्रोटीन्स वो बना सकते हैं, वो ट्रांसलेट कर सकते हैं. उनका ये मेन डिफरेंस है. अब ओपेरॉन सिस्टम में एक स्ट्रक्चरल जीन होता है. स्ट्रक्चरल जीन मैंने जैसे आपको भी बताया, लैक, जी, वाई और ए, ये लैक ओपेरॉन का एग्जाम्पल है. स्ट्रक्चरल जीन्स मतलब वो जीन्स हैं जो एक्चुअली प्रोटीन्स बनाते हैं. उनका जब ट्रांसलेशन होगा यही जीन्स प्रोटीन्स बनाएंगे. और इनको स्ट्रक्चरल जीन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो प्रोटीन्स बनाएंगे ये सेल डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रक्चरली सपोर्ट करने के लिए, सेल सिस्टम को, उसके एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है. इसलिए उनको स्ट्रक्चरल जीन्स बोला जाता है क्योंकि वहीं से प्रोटीन्स बनते हैं. ऑपरेटर और प्रमोटर रीजन वो रीजन है जहाँ से आरएनए पॉल बाइंड करेगा. और जैसे ही आरएनए पॉल बाइंड करेगा और अगर ऑपरेटर खाली है, ऑपरेटर में किसी तरीके का कोई हिंड्रेंस नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे पहले प्रमोटर जीन है, पी लिखा हुआ है, फिर ऑपरेटर है. मतलब जैसे ही यहाँ पे आरएनए पॉल बाइंड किया, ऑपरेटर में अगर किसी तरीके का कोई हिंड्रेंस नहीं है, सो आरएनए पॉल कैन ईजिली मूव एंड जेड, वाई, ए जीन्स का ट्रांसलेशन हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा सबसे पहले, फिर ट्रांसलेशन हो पाएगा, उसके बाद डीएनए से mRNA बनेगा, फिर mRNA से हमें प्रोटीन्स मिलेंगे. तो ये हो पाएगा, ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा. ऑपरेटर इट इज़ अ
ऑपरेटर को हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे नाम इसका लिखा हुआ है, ऑपरेशन में हेल्प करता है, या तो वो रिप्रेस करेगा या तो वो एक्टिवेट करेगा. इट इज़ अ डीएनए सेगमेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए सेगमेंट वेयर रिप्रेसर प्रोटीन कैन बाइंड एंड ब्लॉक आरएनए पॉलीमरेज. अब ये फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट नीड दिस लैक ओपेरॉन टू फंक्शन राइट नाउ, सो डेफिनेटली हमें इसको बंद करना पड़ेगा. हमें उसके ये मेटाबॉलिज्म हमें नहीं चाहिए. हमें हमारे पास लैक्टोज नहीं है क्योंकि लैक ओपेरॉन का जो सबस्ट्रेट है वो लैक्टोज है. तो हमारे पास लैक्टोज नहीं है तो हमें लैक ओपेरॉन की भी ज़रूरत नहीं है, हमें लैक्टोज मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हम एक रिप्रेसर प्रोटीन जो है ऐसे करके इसको बिठा देंगे. एंड दिस रिप्रेसर प्रोटीन विल नॉट अलाउ, वो अलाउ ही नहीं करेगा आरएनए पॉल को आगे जाने से. तो वो जब अलाउ नहीं करेगा आरएनए पॉल को आगे जाने से, तो डेफिनेटली द ट्रांसलेशन, द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y एंड A विल नॉट बी पॉसिबल. सो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे. तो ऑपरेटर का काम सिर्फ इतना ही है, जैसे ही सिग्नल्स मिले रिप्रेसर प्रोटीन को हटा लो ताकि ऑपरेटर और रिप्रेसर बाइंड ना करे रहे और आरएनए पॉल मूव कर पाए. जैसे ये हट जाएगा, आरएनए पॉल विल बी एबल टू ईजिली transcript and translate the gene segments, but when there is operator and repressor bonded together, RNA pol will not be able to function properly. So this was the definition and the functioning of promoter gene and operator gene that I have explained. Now operons can be of two types, inducible operons and repressible operons. Inducible operons normally off रहते हैं. जब हमें substrate मिलेगा तब हम ऑन होंगे. फॉर एग्जाम्पल लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन जो है इंड्यूसिबल ओपेरॉन है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल ओपेरॉन. नॉर्मल ऑफ, एज आई मैंशन, जब भी लैक्टोज होगा वी विल नीड दिस ओपेरॉन. देन इफ देर इज़ नो लैक्टोज, हमारे पास जो शुगर मॉलिक्यूल अभी प्रेजेंट है वो ग्लूकोज है, वो एराबिनोज है, तो हमें एराबिनोज ओपेरॉन चाहिए. ग्लूकोज है तो हम नॉर्मली उसको ग्लाइकोलिसिस और इस पाथवे में लेके जाएंगे टू गेट एनर्जी. वी ओनली नीड लैक ओपेरॉन व्हेन वी हैव लैक्टोज. अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है तो लैक ओपेरॉन तब तक ऑफ रहेगा जब तक ग्लूकोज ख़त्म नहीं हो जाता या बहुत स्लो काम करेगा. तो बहुत कम ये स्ट्रक्चरल जीन्स को वो ट्रांसलेट करेगा. स्ट्रक्चरल जीन्स जो Z, Y, A है, इनके प्रोटीन्स बहुत कम मात्रा में बनेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है ग्लूकोज मेन सोर्स ऑफ जो एनर्जी मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज हमारे पास है. तो ये ऑन कब हो रहा है, जब लैक्टोज है और ग्लूकोज नहीं है. और ऑफ कब हो रहा है, जब लैक्टोज नहीं है और ग्लूकोज है. ग्लूकोज हमारे पास है, और अगर ग्लूकोज नहीं भी रहे और अगर लैक्टोज नहीं है तब भी ये ऑफ ही रहेगा, ऑन नहीं होने वाला है. सो जैसे लैक ओपेरॉन एक एग्जांपल हुआ इंड्यूसिबल ओपेरॉन का. एराबिनोज ओपेरॉन भी एक तरीके का ओपेरॉन है जो लैक ओपेरॉन के जैसा ही लगभग काम करता है लेकिन थोड़ा अलग काम करता है. उसका स्विच ऑफ मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, बट इट इज़ ऑल्सो इंड्यूसिबल ओपेरॉन. क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारे पास सबस्ट्रेट आता है वो सबस्ट्रेट ही ओपेरॉन को ऑन होने में इंड्यूस करता है, नॉर्मली नहीं तो ये ऑफ रहेगा. रिप्रेसिबल ओपेरॉन किस टाइप का ओपेरॉन हुआ, जो सेकेंड टाइप है वो नॉर्मल ऑन रहता है. रिप्रेसिबल ओपेरॉन का एग्जाम्पल जैसे ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन. Why it is repressible operon? Because we need tryptophan most of the time. Hardly will have this condition where we will not need tryptophan. Tryptophan is an important amino acid, as we all know. It is important for synthesis of proteins. So we will need lot of tryptophan. कोई भी प्रोटीन बनाना हो, it is a very important aromatic amino acid. हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमको वो नॉर्मली ऑन चाहिए. जैसे ही हमारे पास बहुत कम वक्त ऐसा होता है, कम समय ऐसा होता है कि हमें ट्रिप्टोफेन जो है ऑफ करना पड़ता है. तो ये रिप्रेसिबल ओपेरॉन जो है, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन, बहुत अलग तरीके से काम करता है. धीरे धीरे हम ये तीन ओपेरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये वीडियो पर्टिकुलरली लैक ओपेरॉन के बारे में ही है. ओपेरॉन जो सिस्टम है, चाहे वो इंड्यूसिबल हो, रिप्रेसिबल हो, मेनली जैकोब एंड मोनड ने इकोलाई में स्टडी किया था. ओपेरॉन सिस्टम, एज आई मेंशन, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन रेगुलेशन है जहाँ पे एक ऑपरेटर, एक प्रमोटर मोर देन वन जीन्स को रेगुलेट करते हैं. तो ये बैक्टीरियाज में, प्रोकैरियोटिक सिस्टम में ही ज़्यादा पाया जाता है. ये यूकैरियोट्स में इतना कॉमन नहीं है. कॉमन क्या है, पाया ही नहीं जाता. यूकैरियोट्स में इट इज़ नॉट पॉसिबल. हायर बींग्स में रेगुलेशन, कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा होता है. इसीलिए हर एक प्रोटीन के आगे, हर एक स्ट्रक्चरल जीन्स के आगे वी हैव मल्टीपल प्रमोटर्स एंड ऑपरेटर्स. सो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे पढ़े, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज विच इज़ अ मिल्क शुगर, राइट. लैक इन द लैक ओपेरॉन एक्चुअली स्टैंड्स फॉर लैक्टोज. तो ये मिल्क शुगर जो जब ब्रेक डाउन होता है, जो कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है. सो इफ़ यू ब्रेक डाउन लैक्टोज, we'll get one part of glucose and another part will be galactose. So that is what is lactose is made up of. So जैसे ही
ये lactose, when it is present, for example, this is E. coli, and whenever there is lactose in its surrounding, some lactose will get inside the cell wall normally. इसके लिए कोई ओपेरॉन ऑन ऑफ होने की ज़रूरत नहीं है. ये नॉर्मली ये लैक्टोज जो है मॉलिक्यूल्स सेल वॉल के अंदर चले जाएंगे, और जैसे ही ये सेल वॉल के अंदर लैक्टोज चले जा रहे हैं, एलोलैक्टोज बन जाता है. ये एलोलैक्टोज का फॉर्मेशन होता है. हियर इट इज़ मैंशनड, जैसे ही लैक्टोज गेट्स penetrated, it forms allolactose, and this allolactose actually activates this lac operon. It gives a signal, okay, now there is a molecule. अब ये substrate जो है वो बाइंड करेगा इंड्यूसर प्रोटीन के साथ और रिप्रेस नहीं करेगा. Okay, let us understand with cases. For example, when there is no lactose and glucose present. So in the absence of lactose, which is normal condition, it is an inducible operon, so normally it will be off. The LAC-I gene, this is LAC-I gene, it is always active and it will produce a repressor protein. Now the repressor, LAC repressor binds to the operator, as I mentioned. The LAC repressor, जो repressor protein यहाँ पे बना, this will go and bind to the operator. Now even if we have an RNA pol, what is RNA polymerase? RNA polymerase is a multi-subunit protein which is important for transcription. It is a very important protein. RNA pol is an enzyme that synthesizes RNA from DNA template during the process of transcription. So ये transcription के काम आता है. Transcription के समय RNA pol जो है, it glides on this genetic segment, gene segment, and it will make mRNAs. But अभी repressor इसके साथ added है operator के साथ, तो definitely RNA pol function नहीं कर पाएगा, and this will block RNA polymerase from moving forward. आगे नहीं बढ़ने देगा. इसका रिजल्ट क्या होगा? कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, कोई एंजाइम्स नहीं बनेंगे. और ये क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि वी डोंट हैव टू वेस्ट आवर एनर्जी मेकिंग लैक्टोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, क्योंकि हमारे पास लैक्टोज है ही नहीं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो हमें एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इज़ अ वेरी हाई एनर्जी ईल्ड प्रोसेस. जो प्रोटीन्स, जो एंजाइम्स हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें उन्हें बनाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है. So in summary, what you have to understand, no lactose, repressor on रहेगा and operon off रहेगा, किसी भी तरीके का प्रोटीन नहीं बनेगा. Now second case is what the first case I have explained here. Second case is when the lactose is on. मतलब क्या? Lactose is present, तो lac operon अब on होगा. कुछ lactose, some lactose molecules enter the cell naturally and a small amount of lactose, बहुत कम amount of lactose allolactose में बदल जाएगा. I'm explaining this part again. Now allolactose binds with the repressor and changes its shape. Now for example, this is a repressor molecule. Yeah, here I have explained this. This is a repressor molecule and allolactose will bind with the repressor and it will change its conformation. वो उसको इस तरीके से change करेगा कि repressor can no longer bind to the operator. ये जो repressor अभी तक operator के साथ bonded है, वो और bind नहीं कर पाएगा and it will fall off. It will never be able to bind. So now RNA polymerase binds to the promoter part, it will bind to the promoter part and moves forward. Now there is no hindrance, it is all free. Now there is no operator repressor binding, RNA polymerase is all free to move forward. और ये structural genes जो हैं ZYA, उनका अब mRNA बनेगा सबसे पहले through the process of what? Transcription. First of all, we will have a single-stranded mRNA, and then the same mRNA will undergo translation, and we'll have three different proteins. Now here you can see the Z protein, which encodes enzyme beta-galactosidase. Now I've mentioned what are those three enzymes. LAC-Z, whenever it gets encoded, translated, it forms an protein which has a name called beta-galactosidase. The function of beta-galactosidase is to cleave lactose. Cleave lactose means what I have mentioned earlier, lactose is made up of glucose and galactose. अब हमको lactose को break down करना पड़ेगा ताकि galactose अच्छे से metabolize हो जाए और glucose directly goes to the glycolysis and that glucose metabolism section. Now we have LAC-Y. LAC-Z का तो मैंने explain कर दिया. LAC-Y क्या है? It is encoding permease. Permease का काम क्या है? Permease is a enzyme or protein which is required for transport of lactose.
अब और एक्स्ट्रा लैक्टोज इधर उधर जहाँ भी है, परमेज का काम है इसको इधर बुलाना और उसको पूरे तरीके से मेटाबोलाइज करना. दैट्स द फंक्शन ऑफ परमेज. इट गिव्स परमिएबिलिटी so that cells के अंदर lactose can penetrate more easily and the lactose transport is done nicely, swiftly, and more lactose, all 100% of the lactose gets metabolized. Now next is functioning of LAC-A. LAC-A is called as trans-acetylase. LAC-A protein encodes trans-acetylase which covalently modifies lactose. So it is also modifying lactose and activating beta-galactosidase. It helps cleaving lactose and activates beta-galactosidase more so that जितनी जल्दी हो सके लैक्टोज मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो सके. So this was all the function of Z, Y and A structural genes. Now there is another layer of control. For example, what happens when there is no glucose? ऐसा क्या होता है जब ग्लूकोज नहीं रहता? ये तो एक कंट्रोल लेवल हुआ कि ऑपरेटर बाइंड हो जाएगा रिप्रेसर से और RNA पॉल मूव नहीं कर पाएगा और ZYA का जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होगा. ये तो फर्स्ट लेयर ऑफ कंट्रोल हुआ. But in cells, as you know, there is always a second layer of control because everything inside a cell system is well balanced and well controlled. So what is the second layer of control? There is a cap-camp site, cap-camp binding. जैसे ग्लूकोज हायर होता है, ग्लूकोज सेल सिस्टम में बहुत ज़्यादा है, सरप्लस अमाउंट में हमारे मीडिया में एनवायरनमेंट में ग्लूकोज है. फॉर एग्जांपल केस 1 दैट आई हैव मेंशनड हियर वे ग्लूकोज इज हायर, कैप कैंप जो है बाइंड नहीं हो पाएगा. अगर आपको कैप कैंप बाइंड होने से क्या होता है वो देखना है, सो यू हैव टू गो टू माय प्रीवियस वीडियो वेयर आई हैव मेंशनड इट ब्यूटीफुली दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कैप कैंप बाइंडिंग. एंड इन लैकोपेरॉन ये अगर ग्लूकोज इज इन हायर अमाउंट, कैप कैंप लोअर होगा. इट इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वी हैव टू रिमेंबर दिस. और जैसे ही ग्लूकोज कम होगा वैसे ही कैप कैंप बाइंडिंग बढ़ेगा. CAMP का जो क्वांटिटी है, whenever there is a low amount of glucose, less amount of glucose, it increases. Now whenever there is less amount of glucose and more amount of CAMP, so obviously there is a cap protein which binds, and this also is a second layer of control which induces lactoperon, which says that कि okay, we are done with glucose, now we have to use another substrate क्योंकि हमारे पास और ग्लूकोज बचा नहीं है, बट देर इज नीड ऑफ एनर्जी. तो हमारे पास जो अलग सोर्स ऑफ सुक्रोज शुगर है, अब जो अलग सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, लेट्स यूज दैट, बी इट अरेबिनोज, बी इट लैक्टोज और व्हाटएवर. सो इफ इट इज लैक्टोज देन वी विल स्विच ऑन लैक्टोजोपेरॉन नाउ. तो अभी तक का समरी क्या हुआ? व्हेन देयर इज लैक्टोज द रिप्रेसर विल बी ऑफ, द ओपेरॉन विल बी ऑन एंड एंजाइम्स विल बी मेड. उसके साथ साथ द कैप बाइंडिंग विल ऑल्सो बी हायर. और जैसे ही लैक्टोज यूज अप हो जाएगा, वी आर डन विथ लैक्टोज ऑल्सो नाउ. When all the lactose is digested and there is no more allolactose left and made, so the lac repressor again becomes active because कोई allolactose उसके साथ है नहीं, ये खाली पड़ा, ये काम एक्टिव नहीं, inactive नहीं रहता. It needs a distraction. It becomes very active when it's alone, so it will bind to operator. Transcription बंद हो जाएगा. Result क्या होगा? No unnecessary production of lactose digesting proteins again. Now for example, for instance, you might ask that if at all there is no cap-camp binding, will this lactoperon not work? If there is no cap-camp binding, will this lactoperon work or not? So it will work, but transcription is very low even if lactose is present. High level of transcription तभी होगा जब cap-camp binding रहेगा, और cap-camp binding तभी रहेगा जब ग्लूकोज कम रहेगा. So full-fledged transcription of lactoperon, these structural genes of Z, Y and A will only be possible when there is cap-camp binding, and which will only happen in the presence of less glucose. In our cell system, in our body, in any organism's body, glucose is the primary source of sugar. It is a primary requirement. It is always given first priority. Lactose only when needed. So you can understand this entire lactoperon as lactoperon is like a factory. Okay, so this was all about lactoperon. अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई और आप इस तरीके से और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बायोलॉजी अपडेट्स. आई होप आई वुड मीट यू वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो, and mostly that would be of any sort of operon, either tryptophan operon or arabinose operon. So stay tuned. Thank you so much. Bye bye.